तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम ऑल ऑफ यू। सुप्रभात, सत श्री अकाल। तो हमने जैसा आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम आप लोगों के लिए क्लासेस भी लाएंगे बीच बीच में। यूपी पीसीएस आरओ एआरओ का जो हमारा बैच चल रहा है उसकी संपूर्ण तैयारी है। टॉपिक बाय टॉपिक लेकर चलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, इसमें नए क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, जिससे आपका आरओ और एआरओ का पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो सके। और मुझे आशा है चाहे प्रारंभिक परीक्षा चाहे मुख्य परीक्षा, उसमें आप लोग बेस्ट कर कर आने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक होगा, और उस टॉपिक का नाम होगा, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, उस टॉपिक का नाम होगा खाद्य सुरक्षा। ठीक है, खाद्य सुरक्षा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है यूपीपीसीएस के संदर्भ में। अगर देखा जाए जो मुख्य परीक्षा है उसमें भी और प्रारंभिक परीक्षा है उसमें भी। तो खाद्य सुरक्षा में हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे उनको हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य क्या है, क्योंकि जब तक हम लोगों को पूरी तरीके से क्या क्या टॉपिक पढ़ना है जिससे हमारा मीन्स भी क्लियर हो जाए और पीटी भी क्लियर हो जाए, उसका एक डायग्राम नहीं होगा पढ़ने से पहले, तो फिर निश्चित तौर पर क्या होगा कि उसमें परेशानी होगी। ठीक है, तो पहला हमारा खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य क्या है इसको हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग यहां पर दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे कि खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों। ठीक है, कि आवश्यकता क्यों, खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों, इसको देखेंगे हम लोग। अब जब इसको देखेंगे खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों, तो इसके कई सब टॉपिक होंगे। उन सब टॉपिक पर एक एक करके हम लोग ध्यान देते रहेंगे, जिससे क्या है कि हमारी सारी चीजें यहां पर क्लियर हो जाए, क्या यहां पर कहा गया है और किस तरह से चीजें यहां पर रिप्रेजेंट की गई। तो सबसे पहले तो क्या है कि समावेशी विकास को अगर प्राप्त करना है तो खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता है। किसको प्राप्त करना है? समावेशी विकास को। ठीक है, तो समावेशी विकास के लिए, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है? सतत विकास के लिए। किसके लिए? सतत विकास के लिए। दूसरी बात भी आपको याद रखना है कि समावेशी विकास के लिए हमें आवश्यकता है सतत विकास के लिए। अब इसको हम लोग डीपली जाकर अंदर समझेंगे, ऐसा नहीं है कि इसको हम लोग केवल ऐसे ही छोड़ देंगे। इसको हम लोग बाकायदा इसको समझेंगे और समझकर यहां पर इसको देखेंगे। ठीक है, तीसरा क्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या। लिखते हुए चलेंगे। हमने आपसे कहा कि हम लोग को भागना नहीं है, बड़े आराम से हम लोग एक एक टॉपिक को लिखते हुए चलेंगे और देखते हुए चलेंगे कि हमको क्या क्या यहां पर पढ़ना है। क्योंकि YouTube में भागने वाला कॉन्सेप्ट हम बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। हमको लगता है कि अगर पढ़िए तो एक बार आप वीडियो देखिए, आपकी सारी चीजें उसमें क्लियर हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। आप 10 जगह पढ़ने से बढ़िया है कि आपकी एक जगह ही सारी चीजों का समाधान हो जाए। ठीक है, तो हमारा यहां पर क्या है कि बढ़ती हुई जनसंख्या। फिर चौथा है डी, कुपोषण की समस्या। फिर हम लोग यहां पर देखेंगे, ठीक है, बदलती हुई जलवायु।
ये भी खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत एक तरह से जरूरी है। ये टॉपिक हम लोग इसलिए लिखते चल रहे हैं क्योंकि हमें इसमें डिस्कशन करेंगे हम यहाँ पर क्यों यहाँ पर जलवायु की आवश्यकता है, ये ठीक है। कृषि पर निर्भरता अधिक ठीक है जी। कृषि जोतों का आकार छोटा होता जा रहा है। कृषि जोतों का आकार भी यहां पर आवश्यकता के रूप में महसूस हो रहा है। तो कृषि जोतों का जो आकार है वो भी क्या हो रहा है कि छोटा होता जा रहा है यहां पर। और बदलती हुई उपभोग परिस्थिति भी इसका कारण है। हुई उपभोग परिस्थिति भी इसका कारण है। और एक और हम लोग लिख लेंगे यहां पर, वो क्या है, वैश्विक जो रिपोर्टें आई हैं, ये पीटी के लिए हमारी काम आएंगी रिपोर्ट्स, उनका डिस्कशन भी हम लोग करेंगे कि विश्व स्तर पर क्या रिपोर्ट्स प्रस्तुत की गई हैं वर्तमान में ये। और एक और फिर क्या है कि इस रिपोर्ट में ही हम लोग देख लेंगे क्या कि गरीबी के संदर्भ में, भुखमरी के संदर्भ में क्या रिपोर्ट यहां पर प्रस्तुत है। और जल का अभाव, किसका, जल का अभाव, कि हमारे यहां क्या रिपोर्ट कह रही है जल के संदर्भ में भी। यहां आज खाद्य सुरक्षा में कहीं ना कहीं जल को भी वरीयता दी जा रही है। हम केवल भोजन पेट भरने तक सीमित रहने की बात नहीं है। आज एक और समस्या उत्पन्न हो रही है खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में, और वो है कि जल का स्तर भी लगातार कम होता जा रहा है। वो भी एक चिंता का विषय बनेगा भविष्य में और खाद्य सुरक्षा के लिए एक मुसीबत पैदा करेगा। तो उसके संदर्भ में भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे और बात करके चीजों को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। हमने क्या क्या कहा, मैंने कहा खाद्य सुरक्षा के तात्पर्य को देखेंगे, खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे, समावेशी विकास के लिए, सतत विकास के लिए, बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए, कुपोषण की समस्या, बदलती हुई जलवायु, कृषि पर निर्भरता अधिक, कृषि जोतों का आकार और बदलती हुई उपभोग परिस्थितियां, और वैश्विक रिपोर्ट और जल का अभाव, जिसके आधार पर हम खाद्य सुरक्षा को यहां पर देखने वाले, ठीक है। अब खाद्य सुरक्षा की प्रेरणा कहां से, तीसरा हमारा जो होगा वो क्या होगा, खाद्य सुरक्षा की प्रेरणा। की प्रेरणा एक तो क्या है कि संविधान दायित्व देता है, संविधान यहां पर एक दायित्व दे रहा है आर्टिकल 21 के अंतर्गत, 39A के अंतर्गत, 45 के अंतर्गत, 47, हम सारे के सारे जो पहलू हैं उनको यहां पर देखेंगे और समझेंगे कि क्या कह रहे हैं ये, ठीक है। तो यहां पर 21 आर्टिकल है, उसको भी हम लोग यहां पर देखेंगे, 39A को भी यहां पर देखेंगे, उसके बाद में 45 को भी देखेंगे और 47, सारे आर्टिकल को हम लोग यहां पर समझेंगे और समझकर उसमें क्या दिया हुआ है उसको रिलेट करेंगे। और खाद्य सुरक्षा की प्रेरणा कहां से भारत की राज्य सरकार को मिल रही है ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि खाद्य सुरक्षा जैसी चीजों की चर्चा कहां कहां की गई है यहां, ठीक है। फिर हम लोग क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आया है उसको भी हम लोग देखेंगे यहां पर, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी हम लोग यहां पर देखेंगे। और सबसे बड़ी बात है यहां पर कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद में,
ठीक है, मैं कमेंट नहीं पढ़ूंगा, आप लोग भले ही एक तरह से कमेंट करिएगा, मैं नहीं देख रहा हूं कि मैंने करंट आज हटा दी है, केवल अपनी स्क्रीन देख रहा हूं सामने। क्यों? क्योंकि सामने स्क्रीन देखने से मुझे ये पता चलता है कि मेरी वीडियो बिल्कुल ठीक जा रही है, इसीलिए मैं कमेंट नहीं पढ़ूंगा आज के कंडीशन में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय रहा है इसके संदर्भ में, इसकी भी हम लोग यहां पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उसकी क्या रणनीति रही है और उसने क्या कहा है। कार आयोग इस संदर्भ में क्या कह रहा है, और फिर एक तरह से सार्वभौमिक स्तर पर जो खाद्य सुरक्षा का मुद्दा है उस पर खाद्य सुरक्षा की जो बात की जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय अर्थात राष्ट्र, ठीक है, स्तर पर क्या रणनीति हो रही है उसके संदर्भ में भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या रणनीति की चर्चा हो रही है उसकी भी बात हम लोग यहां पर कर लेंगे। खाद्य सुरक्षा की प्रेरणा के रूप में एक अलग से हम लोग डिस्कशन करते हुए इसको लिखेंगे, जिससे हमारे मेंस में जो चीजें हैं वो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हम लोग तीसरा यहां पर जो चौथा बिंदु बनाएंगे, ठीक है, खाद्य सुरक्षा के लिए कार्यक्रम के लिए भारत में कार्यक्रम, भारत में कार्यक्रम, क्या क्या कार्यक्रम भारत में आए हैं। ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना से लेकर हम लोग कई योजनाओं की चर्चा करेंगे इसमें, केवल एक योजना नहीं, मध्याह्न भोजन योजना, इस तरह की योजनाओं की चर्चा करते हुए हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे और उनमें कमियां बताएंगे कि क्या कमियां हैं, इनमें क्या सुधार हो सकता है, वो चीजें यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि सरकार की बफर स्टॉक की रणनीति को जानेंगे, सरकार की बफर स्टॉक की रणनीति को समझेंगे, कि रणनीति को समझेंगे। ठीक है, और फिर हम लोग यहां पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक अलग चैप्टर के रूप में हम लोग यहां पर ले लेंगे। ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली इसको एक अलग चैप्टर के रूप में लेंगे, और फिर इसके जो पहलू होंगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, कि भाई क्या है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस प्रकार से समावेशी विकास को प्राप्त करने में हेल्प करती है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समक्ष क्या क्या यहाँ पर चुनौतियां हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत छत्तीसगढ़ मॉडल क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राजस्थान सरकार के द्वारा क्या क्या यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं और किस तरह से उन्होंने प्रयास किए हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के, तो वो मॉडल कितने कारगर हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडोनेशिया के द्वारा दिया गया सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो मॉडल है उसकी भी चर्चा करेंगे, कि भाई इंडोनेशिया जैसे देशों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्या मॉडल चल रहा है और क्या उसमें खूबियां हैं, उनकी चर्चा भी हम लोग यहां पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कर लेंगे। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को हम लोग एनालिसिस करेंगे और देखेंगे यहां पर। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है उनको हम लोग समय दे रहे हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, एक बाई लाइन हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे यहां पर। ठीक है, लाइन बाई लाइन हम लोग यहां पर पढ़ते हुए चलेंगे, लिख लीजिएगा। ठीक है, नोट डाउन इसलिए कर लीजिएगा कि बार बार ना पढ़ना पड़े आपको, तो ज्यादा अच्छा है। अगर आप बार बार पढ़ेंगे तो उसमें समस्याएं भविष्य में पैदा होंगी। इसीलिए एक ऐसा नोट्स आपको मिल रहा है जो कि क्या है कि बहुत अच्छा नोट्स है, बहुत अच्छा नोट्स है। आप बस केवल और केवल इसको नोट्स को फॉलो अप करिए। ठीक है, अब दूसरा स्लाइड देख लेते हैं। हम लोग को ये देखना है, ये लिखना है, तो अगर आप इन सबको लिख लेते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा।
देख लेते हैं हम लोग। ये हम लोगों को पॉइंट लिखना है। ठीक है, अब हम लोग यहां पर सबसे पहले खाद्य सुरक्षा का अर्थ समझेंगे। कि इस खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या होता है। ठीक है, अगर खाद्य सुरक्षा का अर्थ समझें तो दो आधारों पर खाद्य सुरक्षा का अर्थ समझ सकते हैं हम लोग यहां। एक आधार संकुचित आधार है जो कि सीमित करता है केवल भोजन की प्राप्ति तक। अर्थात यह कहता है क्या कि एक व्यक्ति को उसके जीवन चक्र में पूरे जीवन काल में एक समुचित भोजन की उपलब्धता हो। और ये भोजन की उपलब्धता भौतिक आधार पर भी की जा सकती है और आर्थिक आधार पर भी उपलब्ध कराया जा सकता है, कि मतलब पैसे देकर ये उपलब्ध कराया जा सकता है। अगर हम साधारण शब्दों में अगर समझें तो भोजन की उपलब्धता तक जो सीमित है वो आधार संकुचित आधार है। लेकिन यहां पर प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न यहां पर यह है कि क्या केवल और केवल भोजन की उपलब्धता तक ही उसे सीमित रखा जाए। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा बृहद आधार पर, बड़े आधार पर हमको समझना पड़ेगा किसको, खाद्य सुरक्षा को। और जब बड़े आधार पर खाद्य सुरक्षा को समझते हैं तो इसमें कई तथ्यों को या कई अवयवों को जोड़ने की आवश्यकता महसूस होती है इस खाद्य सुरक्षा। जैसे अगर कि किसी को खाद्यान्न मिले, लेकिन ऐसा खाद्यान्न मिले जो सांस्कृतिक स्तर पर सभी को मान्य हो। ऐसे खाद्यान्न की प्राप्ति हो जो एक तरह से क्या है, सांस्कृतिक स्तर पर सभी को मान्य हो। ऐसा ना हो कि सांस्कृतिक रूप से मान्य भोजन किसी को प्राप्त ना हो। यह तत्व भी इसमें शामिल होना चाहिए। दूसरा, जिस व्यक्ति को भोजन प्राप्त हो रहा हो, जिस व्यक्ति को भोजन प्राप्त हो रहा हो, उसका जीवन गर्मा में भी बना रहे, गर्मा में भी बना रहे। गर्मा में जीवन तभी बना रह सकता है जब भोजन प्राप्ति और हासिल करने की उसके साधन उसके पास में विकसित हो। साधन उसके पास में विकसित हो तभी गर्मा में जीवन बना रह सकता है, नहीं तो गर्मा में जीवन नहीं बना रह सकता है। वहीं पर लैंगिक भेदभाव ना हो, इस तरह से भोजन उसकी प्राप्ति हो, भोजन की प्राप्ति इस आधार पर हो कि यहां पर। और सबसे बड़ा जो अवयव है वो पोषण युक्त आधार पर किया जाना चाहिए, अर्थात भोजन की प्राप्ति जो हो वो पोषण युक्त भोजन की हो। ऐसा ना हो कि कोई भी भोजन उसे प्राप्त हो जाए। तो खाद्य सुरक्षा को अगर समझा जाए तो इसे संकुचित आधार पर समझ सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं, इसे बृहद आधार पर समझ सकते हैं। खाद्य सुरक्षा को हम लोग संकुचित आधार पर समझ सकते हैं और बृहद आधार पर खाद्य सुरक्षा को समझ सकते हैं। मैंने कहा क्या कि संकुचित आधार का तात्पर्य क्या है। संकुचित आधार का तात्पर्य है क्या, आधार पर जब खाद्य सुरक्षा को देखते हैं को देखते हैं जिसमें किसी व्यक्ति को
व्यक्ति को उसके जीवन चक्र में हर समय खाद्यान्न की उपलब्धता तक सीमित रखते हैं। खाद्यान्न की उपलब्धता तक सीमित रखते हैं। कहां तक? खाद्यान्न की उपलब्धता तक सीमित रखते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति को उसके जीवन चक्र में हर समय खाद्यान्न की उपलब्धता तक ही सीमित रखते, संकुचित रूप से। अर्थात दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए, में कहा जाए तो भौतिक या आर्थिक रूप से किसी व्यक्ति को खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। ठीक है, तो ये तो हो गई क्या, संकुचित रूप से अगर परिभाषा देखी जाए। यहां पर नोट डाउन करते जाना बच्चे लोगों, नोट्स बन रहा है, बहुत सुपर नोट्स बन रहा है, आप ये मानकर चलो। और सारी चीजें बिल्कुल एक तरह से क्रिस्टल क्लियर होती जाएंगी। खाद्य सुरक्षा से संबंधित मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको मेंस के, कम से कम 20 क्वेश्चंस दूंगा, कम से कम 20 क्वेश्चंस। आपके 20 के 20 क्वेश्चंस यहां पर सॉल्व होंगे। जितना भी घेराबंदी हो सकता है वो सारी घेराबंदी हमने कर रखी है इसके अंतर्गत। हाँ, ये हो सकता है कि टाइम लगे, क्योंकि देखिए अब कुछ लोग होते हैं जो कोचिंग संस्थान के लोग, बड़ा अजीब लगता है और कहते हैं क्या कि सर इसको इतने घंटे में फिनिश कर दो। कोई कह देता है क्या सर 60 घंटे में फिनिश कर दो, कोई कहता है 50 घंटे में फिनिश कर दो, कोई कहता है 30 घंटे में फिनिश कर दो। जाहिर सी बात है कि हम वहां कट मारेंगे ही मारेंगे, टीचर कट मारेगा, क्योंकि उसको तो पैसा चाहिए। जब घंटे तय हो जाते हैं तो उस कंडीशंस में क्या है, निश्चित तौर पर क्वालिटी से कंप्रोमाइज होगा ही होगा, ये आप मान कर चलो। ये 100% आप कह लो कि क्वालिटी से कंप्रोमाइज होगा जहां घंटे तय हो गए। अगर टीचर को खुलने का मौका दोगे तो वो इतना आपको अच्छी तरीके से पढ़ा देगा और क्रिस्टल क्लियर कर देगा कि आपको खुद लगेगा कि हाँ सच में यहां पर मेरी स्टडी हो गई है। ठीक है, तो मैंने कहा संकुचित आधार पर क्या है, खाद्य सुरक्षा को देखते हैं, तो जिसमें ठीक है किसी व्यक्ति, ठीक है, किसी व्यक्ति को उसके, ठीक है, को उसके जीवन का चक्र में हर समय खाद्यान्न की उपलब्धता तक सीमित रखते। किसी व्यक्ति को उसके जीवन चक्र में क्या करते हैं कि हर समय खाद्यान्न की उपलब्धता तक सीमित रखते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में कहा जाए, ठीक है, तो भौतिक या आर्थिक रूप से किसी व्यक्ति को खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए तो उसे ही खाद्य सुरक्षा कहते हैं। ठीक है, तो ठीक है, उसे ही खाद्य सुरक्षा कहते हैं। खाद्य सुरक्षा कहते हैं। इसके 2 पार्ट 3 पार्ट आएंगे, हर पार्ट आपको देखना है, क्योंकि एक पार्ट में तो इतना डिस्कशन करना 4 घंटे की क्लास आपके लिए भी मुश्किल है। और यहाँ पर क्या है कि देखिए हम तो क्या करेंगे कि इसको ले सकते हैं 4 घंटे, लेकिन आप नहीं देखेंगे 4 घंटे तो बेकार है।
एक साथ देखना बड़ा मुश्किल है, तो इसको पार्ट बाई पार्ट बना लेंगे। पार्ट बाई पार्ट बनाने से क्या होगा कि आप इसको बड़े आराम से देख सकते हो। अब अगर बृहद आधार पर इसको हम समझें, किसके आधार पर? बड़े आधार पर इसको अगर हम समझें तो कैसे समझ सकते हैं खाद्य सुरक्षा के मुद्दे को? ठीक है, तो बृहद आधार पर तो तभी समझ सकते हैं हम खाद्य सुरक्षा की चीजों को, जब एक तरह से इसको पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर होकर, ठीक है, यहां यह सांस्कृतिक रूप से सभी लोगों के लिए मान्य हो। क्या हो? सांस्कृतिक रूप से सभी लोगों के लिए मान्य हो, के लिए मान्य हो। सबसे बृहद आधार पर एक तरह से भोजन की उपलब्धता तो हो, लेकिन सांस्कृतिक रूप से सभी लोगों के लिए यह मान्य हो, उस तरह के भोजन की बात यहां पर कही गई है। उस तरह के भोजन की बात यहां पर कही गई है इसमें। और यहां पर क्या है कि भोजन को प्राप्त करने का जो माध्यम हो गर्ममय हो। ठीक है, क्या हो? भोजन को प्राप्त करने का जो माध्यम हो वो गर्ममय हो, को प्राप्त करने का माध्यम गर्ममय हो। कैसे हो? गर्ममय हो। मतलब हमने दूसरा यहां पर कहा कि भोजन को प्राप्त करने का जो माध्यम हो वो गर्ममय हो, अर्थात लैंगिक जो भेदभाव हो वो ना हो। क्योंकि लैंगिक भेदभाव बहुत ज्यादा एक तरह से क्या है कि इस खाद्य सुरक्षा के मुद्दे में आ जाता है। यहां पर सामाजिक बहिष्कार के कारण से कोई व्यक्ति ऐसा ना हो जाए कि वो वंचित रह जाए भोजन को प्राप्त करने के लिए। भोजन को प्राप्त करने की उसकी क्षमता का विस्तार भी हो साथ में। ठीक है, तो दो चीजें इसमें बहुत हैं कि भोजन की प्राप्त करने के लिए क्षमता का भी विस्तार हो। ऐसा ना हो उसको भिखारियों की तरह भोजन दे दिया जाए। को प्राप्त करने के लिए क्षमता का विस्तार हो, इस तरह का यहां पर गर्मा में, ठीक है, इस तरह की गर्मा में बात की गई है। कैसे गर्मा में बात की गई है? भोजन को प्राप्त करने की क्षमता का विस्तार हो। इस तरह की बात यहां पर रखी गई, अर्थात रोजगार भी लोगों को प्राप्त हो, शिक्षा भी लोगों को प्राप्त हो, जिससे उसका एक तरह से क्या है कि गर्मा में जीवन भविष्य में बन जाए। केवल इस पर ही डिपेंडेंसी ना आ जाए उसकी। जो लैंगिक भेदभाव है, ठीक है, वो सामाजिक बहिष्कार का भी कारण बनते, पुरुष और महिला में वो ना हो। ठीक है, लैंगिक भेदभाव की समाप्ति भी हो। की समाप्ति भी हो। इस तरह से गर्मा में जीवन की बात यहां पर की गई है। भोजन को प्राप्त करने का माध्यम गर्मा में हो। और सबसे बड़ी बात यहां पर क्या है कि भोजन का पोषण स्तर भी उचित हो या समुचित हो, अर्थात पोषण पर आधारित भोजन प्राप्त हो, इसकी बात भी यहां पर कही गई है। ठीक है, पोषण पर आधारित भोजन प्राप्त हो।
तो अगर हम देखें खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य, तो खाद्य सुरक्षा आज छोटा शब्द नहीं है। खाद्य सुरक्षा एक तरह से ये नहीं कह सकते हैं कि आर्टिकल 21 में दिए गए सिद्धांत के जीवन को जीने की, गर्मामय जीवन की एक तरह से जो बात कही गई है, वो गर्मामय जीवन की बात इसीलिए कही गई है क्योंकि भोजन को प्राप्त करने का माध्यम गर्मामय बना रहे, उसका गर्मामय बना रहे, सांस्कृतिक रूप से सभी लोगों के लिए मान्य भोजन हो, वो इस तरह की बात की गई है। और पोषण पर आधारित भोजन को प्राप्ति की बात की गई, पोषण पर आधारित भोजन को प्राप्त करने की बात कही गई है। तो खाद्य सुरक्षा एक बहुत बड़ी परिकल्पना है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। खाद्य सुरक्षा एक बहुत बड़ी परिकल्पना है, हम इसको छोटे रूप से नहीं देख सकते हैं। खाद्य सुरक्षा को ये नहीं कह सकते हैं क्या कि खाद्य सुरक्षा एक छोटी संकल्पना है, ये एक बहुत बड़ी संकल्पना के रूप में जाना जाता है। खाद्य सुरक्षा को बहुत बड़ी संकल्पना के रूप में इसे जाना जाता है। अब नोट कर लिया होगा हमारे ख्याल से। देखिए, नोट इसलिए करते चलिए, हमारा एक तरह से क्या है कि मेरा मेन मोटिव क्या है, मैंने आपसे कह दिया कि मेन मोटिव है हमारा कि आपका मेंस अच्छी तरीके से भी हो जाए। और पीटी में क्या हो कि जब आप क्वेश्चंस करो तो हमने क्वेश्चंस देखा होगा कि इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो अलग ढंग से पूछे जाते हैं, करंट की बातें भी रहती हैं उसमें और मुद्दों की चर्चा भी वहां पर रहती है, तो वो क्वेश्चंस गलत ना हो इसलिए हमने इसको यहां पर डिस्कशन किया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं समावेशी विकास के लिए और सतत विकास के लिए खाद्य सुरक्षा को समझते हैं। ठीक है, पहले समावेशी विकास को समझेंगे कि खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों समावेशी विकास को लिए। ठीक है, तो क्या है खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यकता? की आवश्यकता क्यों? अब देखो, अगर हम पॉलिटी में पढ़ेंगे तो खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता में हम आर्टिकल दिखाते हैं कि आर्टिकल 21, आर्टिकल 47 पोषण स्तर को बनाए रखने की बात, आर्टिकल 39 और आर्टिकल 39A और साथ में आर्टिकल 45 उसकी चर्चा करते हैं वहां पर। लेकिन हम लोगों को जब इकोनॉमिक्स पढ़नी होती है तो उसकी चर्चा तो हमने कह दिया कि हम संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत इसको समझ लेंगे, सारी चीजों को एक तरह से जान लेंगे। वहां पर हमको तो यहां पर जानना है क्या कि इकोनॉमी के हिसाब से जब क्वेश्चंस आए तो उनको तो केवल बातों को कोड करना होगा मींस के स्तर पर। तो इसलिए क्या है कि जब उनको कोड करना होगा तो हम ये चाहते हैं क्या कि आप यहां पर क्या है कि इकोनॉमी के हिसाब से यहां पर पढ़ें। तो एक डायग्राम बनाएंगे हम लोग और डायग्राम एक तरह से बनाएंगे, उसके बेस पर हम यहां पर चीजों को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो और आप भी बना लेंगे इसको। समावेशी विकास को समझते हैं यहां पर। समावेशी विकास की चीजों को यहां पर हम लोग क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इस फिगर से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस चित्र से समावेशी विकास के लिए
खाद्य सुरक्षा बहुत जरूरी है कि व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा मिले अगर देश में समावेशी विकास को सफल बनाना है, नहीं तो प्रॉब्लम्स हो जाएगी। ठीक है, अब अगर भुखमरी होगी, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि व्यक्ति गरीब है। व्यक्ति क्या है? गरीब है। और व्यक्ति अगर गरीब है तो संसाधनों तक उसकी पहुंच क्या है कि बहुत सीमित होगी। संसाधनों तक व्यक्ति की पहुंच क्या होगी? बहुत सीमित होगी। तक पहुंच सीमित होगी। अगर भुखमरी है तो व्यक्ति गरीब होगा, और व्यक्ति अगर गरीब होगा तो संसाधनों तक पहुंच नहीं, और अगर संसाधनों तक उसकी पहुंच नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है क्या कि समावेशी विकास नहीं होगा। यहां पर समावेशी विकास नहीं होगा। यह 100% है कि उसका समावेशी विकास उस अर्थव्यवस्था में नहीं होगी। ठीक है, अब क्या होगा अगर समावेशी विकास नहीं होगा? ठीक है, अगर अर्थव्यवस्था में समावेशी विकास नहीं होगा, अगर भुखमरी है तो व्यक्ति के सीमित संसाधन तक उसकी पहुंच सीमित होगी, और अगर पहुंच सीमित होगी तो समावेशी विकास नहीं होगा, और अगर समावेशी विकास नहीं होगा तो व्यक्ति की अर्थव्यवस्था में जो निर्णयन की भूमिका है वो सीमित हो जाएगी। व्यक्ति की अर्थव्यवस्था में निर्णयन की भूमिका सीमित हो जाएगी कि भूमिका सीमित हो जाएगी। ये 100% है कि उसका जो निर्णय है वो बहुत कंसाइज हो जाएगा, सीमित हो जाएगा यहां पर। और अगर निर्णयन की भूमिका यहां पर उसकी सीमित हुई तो व्यक्ति क्या होगा? अधिकारों से वंचित हो जाएगा। अधिकारों से वंचित हो जाएगा 100%। क्या होगा? अधिकारों से वंचित हो जाएगा 100%। समावेशी विकास के लिए इसलिए यह बहुत जरूरी है। और अगर अधिकारों से वंचित हुआ तो उसकी आय में कमी आएगी 100%। ठीक है, उसकी क्या होगी? अधिकारों से वंचित होने की स्थिति में आय में कमी देखने को मिलेगी, और आय में अगर कमी आई तो फिर जाहिर सी बात है क्या भुखमरी की स्थिति यहां होगी। भुखमरी की स्थिति होगी। क्यों आय में कमी आएगी? क्योंकि जब अधिकारों से वंचित होगा व्यक्ति तो शोषण की प्रवृत्ति, आर्थिक शोषण की प्रवृत्ति डेवलप होगी। यहां पर अधिकारों से अगर वंचित होगा तो आर्थिक शोषण की प्रवृत्ति यहां पर क्या होगी? विकसित होगी। शोषण की प्रवृत्ति यहां पर डेवलप होगी। आर्थिक शोषण की प्रवृत्ति यहां पर डेवलप होगी अर्थव्यवस्था में। और अगर आर्थिक शोषण हुआ तो आय में उसकी 100% कमी आएगी, क्योंकि उसको अधिकार ही नहीं मिल पा रहे हैं यहां पर। क्यों? क्योंकि उसके निर्णय की भूमिका कम हो रही। अर्थव्यवस्था में अगर जिस तरह से निर्णय की अगर भूमिका कम होगी तो 100% व्यक्ति अधिकारों से वंचित होगा, और अगर अधिकारों से वंचित होगा तो उसके आय में यह कमी देखने को मिलेगी ही मिलेगी, मिलेगी ही मिलेगी। इसीलिए अब आवश्यक हो जाता है क्या? यह आवश्यक हो जाता है कि अर्थव्यवस्था में समावेशी विकास हो। अगर समावेशी विकास चाहिए अर्थव्यवस्था में तो भुखमरी से मुक्ति उसे सबसे पहले चाहिए।
समावेशी विकास अगर चाहिए तो भुखमरी से मुक्ति एक तरह से सबसे पहले चाहिए यहां पर, नहीं तो फिर समावेशी विकास होगा ही नहीं, नहीं तो समावेशी विकास होगा ही नहीं। कैसे? आवश्यक हो गया है कि भुखमरी से मुक्ति उसे मिले, इसीलिए चाहिए क्या? सबके लिए भोजन हो। क्या चाहिए? सबके लिए भोजन हो। ये चाहिए कि उसके लिए, सबके लिए भोजन हो, हर समय हर जगह भोजन हो, हर समय और हर जगह भोजन हो। एक देश एक राशन कार्ड योजना, यहां सबके लिए एक तरह से भोजन हो और हर समय हर जगह भोजन हो। यह जरूरी है क्योंकि समावेशी विकास को प्राप्त करना है तो यहां पर हमारा पेट भरा होना चाहिए, पर्याप्त भोजन मिले, यह भी जरूरी है। यह भी जरूरी है क्या? पर्याप्त भोजन मिले। और इसके साथ ही साथ यह भी जरूरी है कि पोषण युक्त भोजन मिले अर्थात संतुलित आहार भी प्राप्त हो। संतुलित आहार भी प्राप्त हो, नहीं तो प्रॉब्लम्स आ जाएगी। सबके लिए भोजन का तात्पर्य यहां समझिएगा, गर्भ से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति को भोजन की प्राप्ति हो। ऐसा ना हो कि केवल और केवल क्या है कि जवानी में ही भोजन मिले, गर्भ से लेकर मृत्यु तक भोजन की प्राप्ति हो। समुचित व्यवस्था हो कि जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक भोजन मिलना चाहिए। हर जगह चाहे वो गांव हो चाहे शहर हो, हर जगह भोजन प्राप्ति हो। केवल ऐसा ना हो कि केवल और केवल शहरों में ही भोजन हो। पर्याप्त भोजन अर्थात उसका एक मानक तय किया जाए, जैसे 1800 कैलोरी खाद्य और कृषि संगठन मानक तय हो, उसके आधार पर भोजन की प्राप्ति हो। और संतुलित भोजन का तात्पर्य है कि प्रोटीन की मात्रा हो, कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा हो, वसा की मात्रा हो, जो मानक तय की गए उसके आधार पर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स 30 से 35% प्रोटीन भोजन में हो। नहीं तो जो मानक हैं वो 25 से 30% के हैं प्रोटीन के मानक, कार्बोहाइड्रेट 40 से 45% और बचा हुआ जो है वो फैट्स के रूप में भोजन प्राप्त हो। इस तरह की संकल्पना यहां पर रखी गई है। हाँ, इस तरह की संकल्पना यहां पर रखी है। तो एक तरह से समावेशी अगर विकास चाहिए अर्थव्यवस्था में तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको भुखमरी से मुक्ति चाहिए ही चाहिए अर्थव्यवस्था में। बिना भुखमरी से मुक्ति हुए हम एक तरह से समावेशी विकास नहीं प्राप्त करते। समावेशी विकास, भुखमरी से मुक्ति चाहिए तो संसाधनों तक, अगर व्यक्ति गरीब होगा तो संसाधनों तक पहुंच सीमित होगी यहां, क्योंकि वो एक तरह से क्या है, केवल भूख के लिए ही तत्पर रहेगा अपनी, वो केवल सोचेगा अपने पेट के बारे में और कुछ नहीं सोचेगा। संसाधन क्या, भूख चाहिए, पेट भरना है, कितना भी मिले। और ऐसी कंडीशंस में संसाधनों तक अगर सीमित पहुंच होगी उसकी, वो तो केवल खाना तलाश रहा है, उसे कोई मतलब नहीं, तो व्यक्ति गरीब होगा तो संसाधनों तक सीमित उसकी पहुंच बन पाएगी। और ऐसी कंडीशंस में समावेशी विकास नहीं होगा फिर संसाधनों तक अगर सीमित पहुंच हुई। और अगर ये दिखाता है कि समावेशी विकास में ये कमी है, संसाधनों तक पहुंच नहीं बन रही है, व्यक्ति की अर्थव्यवस्था में निर्णय की भूमिका भी सीमित कर देगा और अधिकारों से वंचित रह जाएगा और आय में कमी। और इसलिए से मुक्ति चाहिए किस तरह के भोजन की? मुक्ति चाहिए सबके लिए भोजन, हर समय हर जगह भोजन, पर्याप्त भोजन और संतुलित आहार।
इस तरह की अर्थव्यवस्था में कल्पना की गई है, किसकी? आपको याद रखना है, इस तरह की बात की गई, इस तरह की बात की गई। तो बना लीजिएगा इसको, एक छोटा सा ग्राफ बनाया है मैंने समावेशी विकास को समझाने के लिए। आप लोग देख रहे होंगे कि ग्राफ ये बनाया गया है कि समावेशी विकास आवश्यक है। यहां पर भुखमरी से मुक्ति मिले सबसे पहले, अगर समावेशी विकास को सही ढंग से प्राप्त करना है तो। ठीक है। एक और कहा जाता है क्या कि जो भूख है वो व्यक्ति को सीमित कर देती है सोचने के लिए भी, और अर्थव्यवस्था में उनका योगदान बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो वही बात भी यहां पर निकल कर आ रही है। ये बात 100% है, ये बात 100% है कि ये सोचने के लिए क्या हो जाता है कि निकल कर चीजें आ जाती हैं। ठीक है। चलिए अब देखते हैं सतत विकास। ठीक है, सतत विकास। तो सतत विकास में भी बाधा उत्पन्न करता है। सतत विकास का मतलब है निरंतर चलने वाला विकास, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी को भी विकास का लाभ मिले। ऐसा ना हो कि विकास का लाभ अगली पीढ़ी तक ना पहुंचे। आने वाली पीढ़ी के लिए भी भविष्य सुरक्षित करने की संकल्पना है सतत विकास। अगर देखा जाए तो सतत विकास वास्तव में लंबे समय तक निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले विकास को देखा गया है। इसमें अगर देखा जाए तो त्रिआयामी संरचना को फॉलोअप किया जाता है और मनुष्य और पर्यावरण के बीच एक सह संबंध इस तरह का स्थापित किया जाए, मनुष्य और पर्यावरण के बीच में एक सह संबंध इस तरह का स्थापित किया जाए कि आने वाली पीढ़ी भी उसका उपभोग कर सके। अगर मैं एक पेड़ लगाऊं, एक पेड़ काटूं तो 10 लगाऊं, जिससे भविष्य में जो पीढ़ी है वो एक तरह से यूज कर सके। अब खाद्य सुरक्षा इसलिए जरूरी है यहां पर क्योंकि देश में अगर देखा जाए तो भुखमरी बिल्कुल कगार पर बनी हुई है कोविड-19 के बाद, और वैश्विक स्तर पर भी भुखमरी बहुत ज्यादा है। आगे की रिपोर्टें जब आएंगी तो हम उनकी चर्चा करेंगे, अभी चर्चा नहीं करेंगे। अभी तो हमारा मुद्दा है कि सतत विकास में ये बाधा उत्पन्न कर रहा है यहां पर। क्योंकि अगर देखा जाए तो जब हम खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं और खाद्यान्न का उत्पादन अगर कर रहे हैं तो खाद्यान्न की बर्बादी भी हो रही है। ये हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अब अगर खाद्यान्न की बर्बादी हो रही है तो खाद्यान्न के उत्पादन के फलस्वरूप एक तो ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, और वो ग्रीन हाउस गैसें क्या करती हैं? पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। अगर मुझे लंबे समय तक विकास को बनाए रखना है तो खाद्यान्न की बर्बादी को भी रोकना होगा। अब खाद्यान्न की बर्बादी भी क्या होता है कि बहुत ज्यादा है भारत के संदर्भ में और वैश्विक स्तर पर। आपको बता दें कि खाद्यान्न उत्पादन का 1/3 हिस्सा वैश्विक स्तर पर बर्बाद हो जाता है। तो भविष्य की जो पीढ़ी है उस पीढ़ी के लिए खाद्यान्न सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। अब भविष्य की पीढ़ी के लिए जब खाद्यान्न सुनिश्चित नहीं होगा तो यह सतत विकास में बाधा उत्पन्न करेगा। सतत विकास में यह बाधा उत्पन्न करता है। और अगर हम देखें तो खाद्य पदार्थों के उत्पादन से जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, ठीक है, वो ग्रीन हाउस गैसों में लगभग 8% की वृद्धि होती है। एक चिंता का विषय। और भारत के संदर्भ में भी देखा जाए तो लगभग गेहूं के उत्पादन में 2 करोड़ टन गेहूं बर्बाद होता है। ये बात आंकड़ों में कही गई है और ये रिपोर्ट कहती है वर्ल्ड
रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रकाशित, जिसकी स्थापना 1962 ईस्वी में की गई थी और 60 सदस्य देशों के बेस पर यह रिपोर्ट तैयार की जाती है। भारत भी है इसमें, इंडोनेशिया भी है और चाइना जैसे देश इसमें शामिल किए गए हैं और इसका मुख्यालय है कहां पर? वॉशिंगटन डीसी, जिसके आधार पर यह रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है यहां पर। तो ये निश्चित तौर पर आगे आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए एक चिंता का विषय बनती जा रही है। जो पर्यावरण और मनुष्य के बीच सह संबंध हो टूट रहे हैं, खाद्यान्न के उत्पादन के फलस्वरूप भी और खाद्यान्न की भविष्य की पीढ़ियों को ना मिलना भी, ये दोनों की दोनों आज चिंता का विषय है, जो भविष्य में सतत विकास पर कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? सतत विकास में बाधा। समझिएगा, ठीक है। कौन सा हमने कहा? वर्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। इंग्लिश में लिख लेते हैं। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में, ठीक है, वर्ल्ड इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में कुछ बिंदुओं की चर्चा की गई है, की चर्चा की गई है। समझिएगा, ठीक है। कुछ बिंदुओं की चर्चा की गई है किसमें? वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में। और ये बिंदुओं की जो चर्चा की गई है उसमें क्या क्या यहां पर चर्चा की गई है, आप लोग यहां पर सबसे पहले समझिएगा, ठीक है। 2019 की रिपोर्ट के अनुसार नंबर 1 पॉइंट, ठीक है, कुल वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन का 1/3 हिस्सा बर्बाद हो जाता है, ठीक है। कुल वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन का 1/3 हिस्सा बर्बाद हो जाता है। ठीक है, वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन का 1/3 हिस्सा बर्बाद हो जाता है, ठीक है। लिख लेंगे इसको, पॉइंट को। दूसरा पॉइंट यहां पर लिखेंगे, याद रखेंगे क्या कि खाद्य पदार्थों की बर्बादी से ग्रीन हाउस गैसों में लगभग 8% की वृद्धि होती है। खाद्य पदार्थों की बर्बादी से विश्व में लगभग 8% के ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है।
ठीक है। एक तरह से अगर देखा जाए तो खाद्य पदार्थों की बर्बादी में लगभग कितनी 8% की एक तरह से ग्रीन हाउस गैसों 8% की ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि हुई है, गैसों की वृद्धि हुई है। ठीक है। तीसरा, भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो कुल गेहूं उत्पादन अगर देखा जाए तो उसमें से गेहूं उत्पादन में लगभग 2 करोड़ टन गेहूं बर्बाद किया है यहां पर। ठीक है। भारत ने 2 करोड़ टन कुल गेहूं का जो उत्पादन हुआ है, गेहूं को बर्बाद किया। ठीक है, ये रिपोर्ट कह रही है। तो अब जाहिर सी बात है, गेहूं भी बर्बाद हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसों का भी उत्सर्जन हो रहा है, तो ये सतत विकास में बाधा उत्पन्न करेगा और खुद खाद्यान्न जो वैश्विक स्तर पर है वो भी बर्बाद हो रहा है। ठीक है। अब हम लोगों को वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट को थोड़ा सा यहां पर देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है, इसके बारे में पीटी से क्वेश्चन बन सकता है। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के रूप में इसको हम लोग देख लेते हैं क्या है। ठीक है, यह एक वैश्विक संगठन है जिसकी स्थापना 1962 ईस्वी में की गई थी। पीटी के लिए समझे रहिएगा इसको, 1962 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां है? वॉशिंगटन ठीक है, इसका मुख्यालय कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी है, याद रखेंगे। ठीक है, यहां सॉरी 1962 नहीं 1982 है ये, 1962 नहीं 1982 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी और इसका संबंध जो मुख्यालय है कहां है? वॉशिंगटन डीसी है। कहां पर है? इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी है। मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक हितों के संदर्भ में ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ठीक है, मनुष्य एवं पर्यावरण के परस्पर हितों के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। लिख लीजिएगा पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के बारे में यहां पर तो मैंने यहां पर 3 चीजों की चर्चा कर दी आपकी आज। ठीक है, मैंने आज आपको खाद्य सुरक्षा समझा दिया कि भैया खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है, वो हमने यहां पर आप लोगों को बता दिया कि खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है। ठीक है, और इस खाद्य सुरक्षा के अर्थ को समझाकर फिर मैंने यहां पर आप लोगों को बताया क्या खाद्य सुरक्षा
कि आवश्यकता क्यों, तो दो बिंदुओं की चर्चा कर ली। समावेशी विकास में ये बाधा उत्पन्न कर देता है खाद्य सुरक्षा अगर व्यक्ति को नहीं मिलती। ये हमने आपको बता दिया कि भैया ये भुखमरी होगी तो व्यक्ति गरीब होगा, संसाधनों तक सीमित पहुंच होगी, समावेशी विकास नहीं होगा। इसीलिए ठीक है, व्यक्ति की अगर समावेशी विकास नहीं होगा तो व्यक्ति की अर्थव्यवस्था में भूमिका जो है वो बहुत सीमित हो जाएगी, व्यक्ति अधिकारों से वंचित हो जाएगा, उसके आय में कमी आने लगेगी क्योंकि शोषण की प्रवृत्ति यहाँ पर डेवलप होगी और भुखमरी की कंडीशन बनी रहेगी। इस तरह से ये अर्थव्यवस्था में चक्र चलता रहेगा और समावेशी विकास नहीं होगा तो उसमें ये बाधा उत्पन्न करेगा। ठीक है, मुक्ति के रूप में अगर देखा जाए तो व्यक्ति को सबके लिए भोजन मिले, गर्भ से लेकर मृत्यु तक उसके भोजन की प्राप्ति होती रहे, हर समय हर जगह हो, गांव शहरों में हो, पर्याप्त भोजन मिले, संतुलित आहार पर भोजन की यहाँ पर प्राप्ति हो। अर्थव्यवस्था सतत विकास में भी बाधा उत्पन्न करता है क्योंकि वर्ल्ड रिसर्च जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के अनुसार 2019 की रिपोर्ट कहती है कि कुल वैश्विक खाद्यान्न के उत्पादन का 1/3 हिस्सा बर्बाद हो जाता है वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए। वहीं पर खाद्य पदार्थों की बर्बादी से विश्व में लगभग 8% की ग्रीन हाउस गैसों का वृद्धि हुई। कितने परसेंट की? 8% की ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि हुई है। और भारत के संदर्भ में भी देखा जाए तो भारत में करीब 2 करोड़ टन गेहूं बर्बाद हो चुका है यहाँ। ठीक है, भारत के संदर्भ में भी अगर देखा जाए तो 2 करोड़ टन गेहूं बर्बाद हुआ है। 2019 की रिपोर्ट कहती है गेहूं के कुल उत्पादन का। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट एक वैश्विक संगठन है या कह सकते हो कि वैश्विक स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में काम कर रहा है। लगभग 60 देश इसमें कार्यरत हैं, जिसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी है। मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक हितों के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है ये, जिसमें बताता है कि कैसे हित सधेंगे मनुष्य और पर्यावरण के बीच में। इस बात की चर्चा की जाती है इस रिपोर्ट में। ठीक है, अब हमारे जो पॉइंट आते हैं, ठीक है, ये जो पॉइंट आते हैं हमारे, नेक्स्ट पॉइंट है, 2 हो गए। बढ़ती हुई जनसंख्या को नेक्स्ट क्लास की वीडियो में हम लोग समझ लेंगे, इस वीडियो में नहीं, और ये सारे बिंदुओं को हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझ लेंगे कि और अंतर्राष्ट्रीय भूख सूचकांक जैसे वैश्विक भूख सूचकांक, इन सब सूचकांकों की भी चर्चा कर लेंगे। कब आता है, कैसे आता है, क्या आता है। पीटी के लिए आपके लिए पर्याप्त हो जाएगा वो मटेरियल। हाँ, लेकिन अब ऐसा मत सोचना पीटी के लिए इसमें भी बहुत सी चीजें छुपी हुई हैं। पीटी के लिए कॉन्सेप्चुअल चीजें भी छुपी हुई हैं। आपने प्रश्नों की प्रकृति देखी और मेंस की चीजें भी इसमें छिपी हुई हैं। अगर आप पूरा का पूरा यहाँ पर करते हो क्लासरूम तो आपको हर चीज यहाँ पर दिखाई देगी 100%। ठीक है, तो आज के लिए चलिए हमारा इतना ही प्रोग्राम रहता है। नेक्स्ट क्लास में कल फिर हम लोग अपनी फिर एक प्रश्नों की श्रृंखला, फिर हम लोग क्लासरूम के रूप में यहाँ पर आप लोगों को क्लास लेंगे और क्लास में हम पढ़ाएंगे कि किस तरह से आपको पढ़ना है और क्या चीजें आपको करनी है। ठीक है, इसके आगे की मुद्दों की चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो और आप भविष्य में सफल हो, इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ में आज की क्लास में हम समाप्त करते हैं। और हमारे चैनल को आप लोग लाइक कर देना, एक बार सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, वो बहुत जरूरी है मोटिवेशन के लिए, आंतरिक मोटिवेशन के लिए। ठीक है, आपका मोटिवेशन हम करेंगे, आप हमारा मोटिवेशन केवल और केवल लाइक बटन दबाकर और सब्सक्राइब कर करिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।